बनाना, अपने बच्चों का नाम दर्ज कराना महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो 6 साल के बच्चों का भी गुनाह दाखिल हो गया। अगर उनके नहीं हुआ तो उनके बाप पे हो गया, उनके नहीं हुआ तो उनकी माँ पे हो गया, उनके नहीं हुआ तो उनके दादा पे हो गया। लेकिन बच्चे का दाखिला बनाने पे बाप दादा माँ बाप सब केस अगर बन रहा है तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक तो अपने साहिबों को बोलना चाहूंगा कि ये 1044 लोग हैं जिनके ऊपर ये केस दर्ज जो हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ ऑफिसर साहिबा ने किसी के नाम से कंप्लेंट नहीं हुई है, लेकिन जिनके दाखिले बने उनके नाम पे केस कमेटी हो गया। ये कहाँ का हिसाब है? या तो आयुक्त साहब यहाँ माइक से ये ऐलान करे कि हमको जन्म दाखिला बनाने की जरूरत नहीं है, अब मालेगांव शहर में कोई जन्म दाखिला कहीं लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो उसका आयुक्त साहब जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा ऐलान करना उन्होंने। और अगर जो लोग बना रहे तो उनके ऊपर केस होना, उनके ऊपर फौजदारी गुनाह होना, ये कहाँ का इंसाफ? मैं ये जो FIR हुई है इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हेल्थ ऑफिसर साहिबा से मालूमात चाहूंगा कि वो मुझे बताए कि इनको कौन सा लेटर किसका मिला था जो इन्होंने FIR किए। मेरी बात शॉर्ट में 1 मिनट में हेल्थ ऑफिसर साहिबा या हेल्थ ऑफिसर साहब जो बताना चाहे वो बताए। मैडम, दोनों एप्लीकेंट की बात पहले सुन लो, उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या बात आती है उसके बाद चर्चा करेंगे। ये पूरा होने दो, उसके बाद नहीं जवाब दूसरा एप्लीकेंट नहीं अभी मेरी बात नहीं है भाई साहब मेरी बात यादी 2 लोग की इनमें हो जाती है। मार्कोर मैडम, अगर हेल्थ ऑफिसर अपनी बात 2 मिनट में रखना चाहती है, इस पर हम लोगों ने काम किया है 1 साल से, और अगर किसी को बोलना है इस विषय पे माइक पे बोलो भाई, वो बोल ले। मेरी तजवीज रहेंगी, मेरी सूचना रहेंगी, मैं उस पर बोलूँगा। कम से कम 10 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सवाल कानूनी भी है और महासभा को क्या इख्तियार है ये भी हमारे सामने सवाल है। FIR हुई है ये भी हमारे सामने। तो ऐसे पहलू पर बहुत ज़्यादा मैं महासभा में तमाम गुजारिश करूँगा कि ऐसे सवाल पर कम से कम इसमें कानूनी मामला इसमें एक दूसरे की मदद करें और समझ बूझ के फैसला करें। हेल्थ ऑफिसर अगर अपनी बात में रखना चाहती है तो 2 बैनर बता रहे हैं। उसके बाद अगर कोई बोलना चाहता है तो आप उनको बोलने दीजिए। आखिर मैडम, इससे पहले मैं मेरी एक बात रखती हूँ, समझ में आ रहा है कि वो क्या चाह रही है। तुमको जो सूचना लाना है तुम मान सकते, सूचना मांगना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एप्लीकेंट की क्या शिकायत है वो भी तो महासभा के सामने आपके माध्यम से मैं डॉक्टर खालिद साहब को मालूमात देना चाहूंगा। गोस्वारा आयुक्त के विषय में रहता आपको मैंने अपनी बात बोली ना। बोलिए, बोलो मैडम। मैडम लोकांवर गुन्हा दाखल नाहीये, तो अज्ञात व्यक्तीवर दाखल आहे आणि जो अज्ञात व्यक्ती आहे माईक चालू करा। कामकाज करणारे जी काही लोक आहेत जोर से बोलो ताकि आपको समझ में आए। तो अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल लोकांविरुद्ध जारी से आदेश 1044 आदेश जे तहसीलने दिलेले आहेत। आता 3460 आदेश आपल्याला महानगरपालिकेला मिळाले होते, त्यापैकी हे 1044 आदेश हे तहसीलने सांगितले की ते आमच्याकडे नाहीत आणि हे आदेश मात्र आपल्याला मिळालेले आहेत। बस बापू साहेब, बस मेरा इतना ही पूछना था। वो
बोल चुके कि ये हमारा बोलना नहीं है। मेरा मास्टर साहब आपके माध्यम से ये बोलना है, जब ये किसी का नाम नहीं है, कोई दोषी नहीं है, तो ये 1044 लोगों पे गुना कैसे दाखिल हो गया? एक दूसरी बात कि इन्होंने बताया कि अभी 3014 दाखिले उनके पास निकले, 1044 तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं मिला। तो जिनके पास रिकॉर्ड नहीं मिला उन्होंने बोल दिए कि 1044 का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो उससे तुमको क्या लेना था? तुमको क्या देना था? उससे तुमको कुछ लेना देना ही नहीं था। बोला तुम्हारा रिकॉर्ड तुम ढूंढो, हमारे पास आदेश आया था, हमने जन्म दाखिला बना के दिया। लेकिन आपने ऐसा नहीं करते हुए उनकी बातों को सुन के कोई फॉरेस्ट लैब में उनकी साइन नहीं भेजी कि वो बोलते कि ये दाखिला हमने नहीं बनाए। तुमने ये कैसे मान लिए कि जो 1044 दाखिला है ये उनका दिया हुआ नहीं है? उनके पास रिकॉर्ड हो, तहसीलदार के पास या ना हो, तहसीलदार ने बनाया या उप तहसीलदार ने बनाया, हमको उस पर कोई बहस नहीं करना है। मेरा बोलना ये है, तहसीलदार ने अगर आपको ये लिख के दिया कि भाई हमारे पास 1044 दाखिलों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो सब चोर हो गए क्या? 1044 लोग चोर हो गए क्या? वो लोग गुनहगार हो गए क्या? आपको वो साइन कम से कम या तो उनको ही लेकर लिखते, ये सब साइन लैब में नहीं पेश करते, उनके पास वापस भेजते कि तुम देखो तुम्हारे पास रिकॉर्ड है कि नहीं। हमारे पास तो तुम्हारा आदेश आया है ना, महानगर पालिका में तो तहसीलदार का आदेश आया था, तो तुमको उस पर बात करना चाहिए था। तो तुमने कौन सा डाल के 1044 या नहीं? आप बोल रहे कि भाई ऐसी हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, अननोन व्यक्ति का नाम लिखा है, तो अननोन में केस कैसे हो गया? अननोन पे केस कैसे होता? जरा इसकी भी मालूमात दे कोई। यहाँ पे हमारे जो वकील साहब है वो मालूम है बात है, अननोन में केस कैसे हो गया? अगर मैडम ने अननोन व्यक्ति का नाम लिया तो अननोन व्यक्ति में 1044 कैसे आ गए? उनकी भी जमानत क्यों हुई? तो ये नाइंसाफी है मालेगांव की आवाम के साथ, जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला बनाया, वो माँ बाप के साथ, वो भाई बहन के साथ भी अन्याय है। बस इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। आदि जो अध्यक्ष होते हैं मैं पहले बोल चुका हूँ कि मुझे कानून के हाई के कोई बात पर नहीं है, वो हमको भी समझना है कि न्यायालय बात है कि हम इस पर कोई सिस्टम कर दीजिए, लेकिन हमारी अध्यक्ष है। ये पूछना है कि अगर ये न्यायालयीन बात है, इसका निर्णय महासभा ले सकती है या नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। वो जवाबदारी लेगा, वो जवाबदारी लेगा। अगर महासभा इसका निर्णय नहीं ले सकती तो ये विषय महासभा में क्यों आया? महासभा का इख्तियार कायदे से है कि नहीं, मैं इसका एक जवाब दूंगा। आपण जी काही भावना व्यक्त केली की आम्ही दोघे महिला आहोत, नक्कीच आपण या महाराष्ट्रात शिवछत्रपतींच्या राज्यात आपण आहोत. तुमच्या कोणाच्याही महिलेच्या केसाला धक्का लागणार याची जबाबदारी मालेगाव शहराच्या विकासा संदर्भात आपण केलेला निर्णय त्याला आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा असेल. फक्त माझी एक विनंती आहे, आपलं शहर
गेल्या 25 वर्षापासून अतिशय शांततेच्या वातावरणात पुण्यावरून आलेलं आता एक असंच वातावरण याही पुढे या शहरात आणि आपल्या शहराच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या ठिकाणी बरेच नगरसेवक या ठिकाणी सगळे नगरसेवक देखील आहेत. या शहराच्या समस्या अशी या ठिकाणी आणि पुनश्च पहिल्यांदा या सभागृहामध्ये महापौर उपमहापौर या महिला आहेत त्यांचा आदर राखला जाईल हे मी तुम्हाला या ठिकाणी आश्वासन करतो. धन्यवाद. पहली मीटिंग में जमीन और ये समझता हूँगा कि भाई ये हाउस के अंदर कि भाई एक ही समाज के लोगों को पढ़ने होगा ऐसा कुछ नहीं है. हम सब समाज के लोगों का यहाँ पर बात पढ़ने के लिए खड़े हुए. मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा कि हमारे तत्कालीन नगर अध्यक्ष दीपक श्री राम भोसले इनका भी जन्म दाखिला रद्द किया गया. अब जागा नहीं है तो मैं पूछता हूँ ये सभागृह के जिम्मेदारान से जो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई यहाँ का वो रहने वाला नहीं है कि वो रोहिंग्या है कि पाकिस्तानी है कि कहाँ. ये सब के लिए ये बात किसी को बोलकर और अपनी बात प्रेस में लाने का ये बात किसी के होना नहीं चाहिए. प्रतिनिधि है, लोग प्रतिनिधि है शहर के लोगों का सबका अपने बात रखने का है. आप भी अपनी बात रखो, लोगों के हित में रखो बात. 1044 दाखिले के बारे में अभी तो मुस्तकीम भाई जैसे बोलेंगे ही बोलेंगे. पहला ऐसा है कि ये तो जैसे जिन लोगों का बच्चों का दाखिला बना उन्हीं के लोगों पर क्या ना इन्होंने बोल दिए एकदम साफ तरीकों से कि अन्याय व्यक्ति लोगों के ऊपर उन्हें दाखिल हुआ. मैडम आपने ऐसे ही बोले ना अन्याय व्यक्ति कौन, इसका स्पष्टीकरण करेंगे क्या? हम लोगों पे गुना दाखिल हुआ है क्या सभागृह के ऊपर? आप लोगों ने अन्याय किया है बॉडी नहीं रहने के बाद और हम लोग ये भी एक कानूनी बात अभी मुस्तकीम भाई के रखने के बाद ये 1044 लोगों का गुना जो तुमने दाखिल किया कारपोरेशन की तरफ से तुमने अन्याय किया है लोगों के ऊपर, तुमको ये गुना वापस लेना पड़ेगा. हर हाल में हम लोग जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमने बनाई और उस वक्त से हम कानूनी तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं. ये बात जो यहाँ बोली जा रही है ये न्यायालय का विषय है. जो न्यायालय का काम है वो हम न्यायालय में कर रहे हैं. जो महासभा का पावर है वो हम महासभा में अपनी बात करेंगे. यहाँ पर सवाल FIR का हो जाना नहीं है. हम कोई FIR वॉइस करने का सवाल नहीं लाए. हमने कोई न्यायालय से वापस ले लो ये हमारा सवाल नहीं. हमारा सवाल सीधा सा है कि 1044 जन्म दाखिले जो तहसीलदार के आदेश में कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया, क्या वो 1044 आदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में आए थे कि नहीं आए थे? मैडम हेल्थ ऑफिसर का भी ये मानना है कि 1044 दाखिले महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट में आए. उसके बाद हमने जन्म दाखिले इशू किए और वो जन्म दाखिले जिनको मिले उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने अपने तौर पर, जिसको आधार कार्ड बनाना था, किसी को पासपोर्ट बनाना था, किसका स्कूल में एडमिशन का काम था, ये सारे कामकाज इस पर हुए. मगर जब इंक्वायरी शुरू हुई उस इंक्वायरी में सिर्फ मालेगांव शहरियान नहीं गए, यानी उसमें तकलीफ में आए ऐसा नहीं है. महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान हुए. जो तहसीलदार ने 1044 दाखिले दिया था, मुझे कोई बता दे, नीलेश नायक साहब बोल रहे थे कि लोगों ने सिग्नेचर और सिग्नेचर बाहर कर लिया. तो ये हेल्थ ऑफिसर साहिबा बोलती है कि हमने बगैर नाम की FIR, ठीक है मेरे घर चोरी होंगी तो मैं कोई चोर का नाम बोल के FIR नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा मेरे घर ऐसी ऐसी चोरी हुई. चौकसी में पुलिस अब किसका नाम लेती है ये सवाल था. सही बात ये थी कि ये FIR होना ही नहीं चाहिए और कारपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर की तरफ से तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास 1044 आदेश आए थे और 1044 आदेश पर अरीजेदार या कोई एजेंट साइन कर सकता है या सिक्के लगा सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है. मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये
नायब तहसीलदार की सिग्नेचर, इसको वो बोलता है कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। मुझे बताया जाए कि कोई अरीजेदार ये 1044 इस तरह की सिग्नेचर कर सकता है क्या? कोई दुनिया में इतना माहिर हो सकता है क्या कि 1044 पे अलग अलग लोग, हेल्थ ऑफिसर अलग साइन, उनके अरीजे पे डुप्लीकेट साइन कर ले, मैं डुप्लीकेट साइन कर लूं और सबका स्ट्रोक इसी तरीके का हो, ये मुमकिन है क्या? ये पहली नजर में ही ये समझ में आता है कि ये साइन तहसीलदार की ही है। और इस साइन को जिसपे 2416 दाखिले हमने दिए है, जिसको माना जा रहा है कि आदेश आया है, यही वो भी साइन है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की। मुझे बताइए कि इसमें कौन से स्ट्रोक में फर्क है? कौन बोल सकता है कि ये स्ट्रोक, ये हैंड कोई और हाथ का है और ये हैंड कोई और हाथ का है? जब स्ट्रोक सेम हमको दिख रहा है तो क्या ये हेल्थ ऑफिसर कमिश्नर साहब को 1044, सबसे पहले तो अगर ऐसा सवाल आया था, इन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए था कारपोरेशन में। हमारा इख्तियार है, हम डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी उस वक्त करते कि 1044 दाखिले पे सिग्नेचर सिक्के ये बराबर है कि नहीं, तो आपके प्रभाग अधिकारी पे गुनाह नहीं दाखिल होता, लोगों पे गुनाह नहीं दाखिल होता। गुनाह दाखिल हुआ है अभी तक 1083 लोगों पे, 1083, इसमें 700 महिलाएं हैं। आप दोनों महिला है यहाँ पर, आप लोगों के सामने ये सोचने का सवाल है कि 700 महिलाओं पर गुनाह दाखिल हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, उसके बावजूद उन पर गुनाह दाखिल हुआ है। अब एक चीज हो गई है, हमको उसका समाधान निकालना है, हमको किसी भी तरीके से उसको कानूनी तौर पर उसका रास्ता निकालना है। हमारी इस मामले में ना शासन से कोई लड़ाई है, ना प्रशासन से कोई लड़ाई है, ना सरकार से हम लड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ इंसाफ के लिए कि 1044 लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, उसमें सिर्फ मुसलमान है ऐसा नहीं है, दूसरे मजाहिब के लोग भी उस 1044 में है जिनसे गुनाह दाखिल हुआ, वो भी आसिफ शेख साहब और हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रथम देखने पे ही ये लगता है कि ये साइन तहसीलदार की है, तो मेरी तजवीज ये है कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास 1044 जो दाखिले आदेश दिए गए हैं, वो आदेश ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाए और वो सिग्नेचर वेरीफाई होकर आ जाए। उसके बाद कानूनी तौर पर हमको पूरे शहर के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कानूनी तौर पे न्यायालय में क्या करना है वो हम करेंगे, मगर इसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास आप भेजिए और ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजिए, उसकी फीस महानगर पालिका अदा करे और वहां से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ही आरोपी इसमें हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नायब तहसीलदार, और 1044 लोग आरोपी हो ही नहीं सकते और तहसीलदार को गुनाह दाखिल होना चाहिए। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाने दो और उसके बाद हम जो है न्यायालय में उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अल्लाह के करम से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमको अच्छी मालूमात है, हम अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारी इतनी मदद करिए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करवा के हमको मंगा दीजिए। मेरी विषय क्रमांक 1 संदर्भात सूचना प्राप्त झालेली आहे। सूचक अन्सारी मोहम्मद असलम खलील अहमद आणि मोहम्मद मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा मालेगाव महानगरपालिका आरोग्य विभागाने दप्तरी नोंद असलेले 1044 जन्म प्रमाणपत्र रद्द केलेले असल्याने या सर्व 1044 जन्म प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी मान्य तहसीलदार, सहाय्यक तहसीलदार मालेगाव यांच्याकडून प्राप्त आदेशावर असलेले स्वाक्षरी तसेच जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यापूर्वी प्राप्त मान्य तहसीलदार, सहाय्यक तहसीलदार यांचे आदेशावर स्वाक्षऱ्या हे 2 सह्यांचे नमुने मान्य शासनास अधिकृत हक सेक्टर तज्ञ हँडरायटिंग एक्सपर्ट यांच्याकडून त्वरित पाठविण्यात यावं। तसेच जन्म नोंद असलेल्या नागरिकांच्या बालकांना नाव
नोंदणीसाठीची थांबलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू व्हावी म्हणून मनपा प्रशासनाने त्वरित कारवाई करून तसा अहवाल मान्य महापौर कार्यालयात कळविण्यात यावा. सूचक मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा आणि अधिकारी मोहम्मद मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा तसेच अन्सारी मोहम्मद असलम खलील यांचे जामीनअर्ज मालेगाव शहरातील नागरिकांना मालेगाव तहसीलदार यांनी 2024-25 मध्ये 3000 के साथ मालेगाव महानगरपालिका जन्म प्रमाणपत्र देने कामी आदेश दिले. त्यानुसार 3000 के साथ जन्म प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आल्यानंतर मनपा आरोग्य विभागाने सलग 3000 के साथ जन्म प्रमाणपत्र रद्द केले, परंतु यामुळे शहरातील नागरिकांच्या बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. म्हणून मालेगाव महानगरपालिका आरोग्य विभागामार्फत रद्द करण्यात आलेले 3000 के साथ जन्म प्रमाणपत्र पुन्हा वितरित करने का विचार विनिमय करून निर्णय घेणे. महापौर मैडम, मेरा सवाल है, एक मिनट सुनो, एक जन बोलो, 2 मिनट के अंदर बोलो. तुम हम लोग मना नहीं कर रहे, हम लोग मना नहीं क्या बोल रहे, तुम भी बोलो. 2 मिनट कोई मसला नहीं है, तुम बोलो. एक ही जन हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, हमारी बात सुनो ना. विषय क्रमांक 2 जो है वो भी जन्म दाखिले का ही सवाल है और 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते हैं. 24-25 जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं. वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था. उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी 3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए. नायब तहसीलदार को ना मैंने ना आपने ना किसी अरीजादार ने उसको पावर नहीं दिए थे कि वो आदेश दे. ये पावर देने का काम तहसीलदार ने किया था. एक आम नागरिक को ये नहीं मालूम होता कि वो प्रोसेस करता है कि उसको ये यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में आना है, वहां से प्रांत ऑफिस जाना है, उसको इतना ही पता है. उसने अपने सारे पेपर दिए और सारे पेपर उसके दुरुस्त थे. किसी में 19-20 का प्रॉब्लम हो सकता कि पेपर में 19-20 का मसला हो सकता, मगर सिर्फ ये बोल के जन्म दाखिले को रद्द कर देना कि नायब तहसीलदार को ये पावर नहीं था इसलिए जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए. अब ये जाट भाई जैसे दीपक भोसले की बात बोले, दीपक भोसले 1980 में इस शहर का नगर अध्यक्ष, जैसे आप महापौर मैडम पहली शहरी हैं, वैसे ही नगर अध्यक्ष भी पहला शहरी होता है मालेगांव शहर का. तो क्या एक मराठा भोसले महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक दीपक भोसले जो मालेगांव म्युनिसिपैलिटी का पहला नागरिक रहा हो, क्या वो उसका जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया? क्या वो बांग्लादेशी हो सकता है? क्या वो रोहिंग्या हो सकता है? क्या वो पाकिस्तानी हो सकता है? या क्या ऐसा आदमी जो एजुकेटेड है, उनकी बीवी वकील है, क्या ऐसा आदमी वो डिप्टी महापौर यहाँ रह चुकी है,
क्या ऐसा आदमी कागज पत्र भुगत दाखिल कर सकता है क्या? ऐसे कई उदाहरण इन पेपर्स में हमारे पास है। हमने 3460 जन्म दाखिले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने अपने अपने ऑफिस में, कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के पास, कुछ लोगों ने हमारे पास, वो सारे पेपर से लाकर दिए। उसमें हमको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो फॉर्जरी या कोई गलत तरीके से पेपर सबमिट किए। अगर उन्होंने अपने पेपर से दिए तहसील ऑफिस में और वो पेपर आज भी तहसील ऑफिस में, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आए हो, मुझे उसका इल्म नहीं है, वो हेल्थ ऑफिसर हमारी बताएंगी, मगर तहसील ऑफिस में वो सारे 3460 लोगों के पेपर मौजूद थे। उसमें 315 बच्चे जिनके स्कूल में एडमिशन का सवाल है। कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया है, सीनियर केजी और जूनियर केजी से जूनियर केजी में आ गए हैं। कुछ लोग इस साल फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। हमने जूनियर केजी और सीनियर केजी में तो स्कूलों में हमने ये बात की कि अभी जन्म दाखिले अगर रद्द हुए तो हम आपको फर्स्ट क्लास में जाने से पहले वो जन्म दाखिले हम स्कूल में उन बच्चों को कोशिश करेंगे बनाकर देंगे। मगर अब वो अप्रैल से पहली क्लास में जब जाएंगे तो कायदे से उनको जन्म दाखिला नहीं दिया गया तो उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए। उनकी पूरी जिंदगी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो मालेगांव शहर में पैदा हुए, जिनके पास टोटल प्रूफ है, उनकी पूरी जिंदगी एजुकेशन उनका खराब होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, तहसीलदार होगा। तो ऐसे वक्त में अगर 315 बच्चे जो एडमिशन की लटकती तलवार है, ये हॉल में बैठे हुए 84 कारपोरेटर और प्रशासन, इन्होंने ईमानदारी से ये बात बोलना कि क्या उन बच्चों का, अगर इस विषय पे पूरा हॉल साथ में नहीं है तो क्या उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए, वो एजुकेशन से महरूम हो जाए, क्या उनका किया जाए? ये एक अहम सवाल है। उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग आधार पे अपने दूसरा कामकाज पे इस्तेमाल किया, तो क्या उनको जन्म दाखिला दोबारा नहीं मिलना चाहिए? अगर उनके पेपर्स पे कोई चोरी बताई जाती या उनके पेपर गलत बताकर रद्द कर दिए जाते तो हम उसको सही पेपर की मदद करते, मगर सिर्फ नायब तहसीलदार के आदेश पे रद्द करना ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। मैं इस मामले में महापौर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में आप 7 लोगों की एक कमेटी बनाइए, उसमें हेल्थ ऑफिसर को लीजिए और इस मामले में 1 महीने के अंदर वो कमेटी तहसीलदार से और जिनसे भी कानूनी तौर पर बिजली डिपार्टमेंट अपना महानगर पालिका का है, आयुक्त साहब है, कानूनी तौर पर उनको जन्म दाखिला किस तरीके से वापस दिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि दीपक भोसले का पेपर हम देखें और हमको ये लगता है कि दीपक भोसले साहब ने कोई पेपर में कोई कमी रखी है, उनको मौका दे दो वो पेपर वापस देने का, मगर जन्म दाखिला ही सिरे से रद्द कर देना ये इंसाफ नहीं हो सकता। इसलिए 3460 मालेगांव शहरियान पर, जिसमें प्रभाग 1 के भी जो नदी के उस पार का हिस्सा है, जहाँ हिंदू भाई बहनें हमारी बड़ी तादाद में रहती है, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है। अगर कोई ये बोले ये न्यायालय में है, ये ऐसा है, तो उसको कानूनी समझ ही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर न्यायालय में है, हम ना न्यायालय में रहने वाले किसी प्रकरण पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी हो। आपका इख्तियार, आपका पावर इस शहर के लिए होना चाहिए। इस शहर के 3460 जन्म दाखिले में बच्चे, माए बहने, हिंदू मुस्लिम सबके लिए आपका पावर इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए महापौर साहिबा आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाइए और ये 3460 लोगों का मसला आप हल कीजिए। यही मालेगांव शहरियान आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, यही हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं मानता हूं कि एमआईएम और शिवसेना, बीजेपी भी ये चाहेंगे कि 315 बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। शुक्रिया।
दरअसल ये बात बोलने दो मेरे को। मेरा विषय बनेगा महापौर साहब हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, बात देखो सुन जाओ, देखो महापौर साहिबा, उप महापौर मैडम साहिबा, आपने शुरुआती भाषण में बोला कि आप दोनों महिला महापौर है, आपको सम्मान करना चाहिए, हमेशा तमाम लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये हॉल का एक डेकोरम है मैडम, के बात दोनों तरफ से सुनी जानी चाहिए। हम लोग यहाँ पर अपोजिशन में बैठे हुए, हमारी भी कुछ बातें जो विषय आए हुए वो शहर की भलाई के लिए, और हम सब मिलकर यहाँ पर शहर की भलाई के लिए ही काम करने बैठे हैं। यहाँ एक मिनट असलम भाई प्लीज हमारी भी बात रख लेने दो। तुम एक विषय अभी तुमने वोटिंग नहीं करा, सुन जाओ असलम भाई, अभी विषय नंबर 1 पर आपने मंजूर करे। रुक जाओ असलम भाई, अभी किसका क्या बोलना है, शिवसेना का क्या बोलना है, भाजपा का क्या बोलना है, MIM का क्या बोलना है? अरे आपका बोलने के लिए उसका वोटिंग की बात ही नहीं लाई। इन्होंने कंप्लेन किया 10/6/2025 को
हेल्थ ऑफिसर साहिबान ने जाके 1044 लोगों पे मुकदमा किया। उसके बाद नाम रद्द नहीं हुआ था। नाम जब तक के उसपे जो जन्म दाखिला था उसका नाम रद्द नहीं हुआ था। माकूर साहिबा, मैं हाउस को बताना चाहता हूँ, आप हाउस की तरह एक बात समझ ले कि हम जो लड़ रहे हैं मालेगांव की आवाम के लिए और पब्लिक के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। और अधिकारी को और हमारे नगर सेवक जो नवे चुन के आए, जो पुराने चुन के आए, उनको एक मालूमात देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दरअसल ये कंप्लेंट होती है 6ठे महीने में। गवर्नमेंट का एक जीआर आता है, 16 दिसंबर को। मैं माकूर साहिबा के माध्यम से आयुक्त साहब और हेल्थ ऑफिसर साहिबा को ये मालूमात देना चाहता हूँ, आप उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरे विषय पे को निकला और ये बताया गया, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूँ, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूँ। और यहाँ से जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनका निषेध करता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पद अधिकारी हो या अधिकारी हो, उनका निषेध करता हूँ मैं ये हाउस से। और मैं ये बताऊंगा आप भी निषेध करेंगे। ये 16 दिसंबर 2015 हुए गवर्नमेंट का जीआर है कि जितने दाखिले रद्द हुए उनको 3 महीने के अंदर बहुत से बनाएंगे। ये गवर्नमेंट का जीआर है, ये अगर कुछ बोलना चाहते तो सुन लो, और मैं सुनता नहीं हूँ, वो पढ़ के मेहरबानी करके 2 मिनट से ज्यादा ना बोले। 1 मिनट में चल। उनकी बात 2 मीडिया माझा तुम्ही सगळे शांत राहा। आपण 2 महिला म्हणून या ठिकाणी बसलेल्या आहात। सर्वप्रथम आम्ही सर्व शिवसेनेच्या वतीने आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो। या ठिकाणी महिलांच्या वतीने आपण या ठिकाणी बसलेले आहात। या सभागृहाचं एक डेकोरम आहे आणि हे पहिल्या दिवसापासून आपण हे तथ्य बाहेर आहोत। तुमच्याकडे बहुमत आहे म्हणून तुम्ही आमचा आवाज बंद नाही करू शकत। आपल्यानंतर आम्ही जे बोलतो त्यानंतर तुम्ही ठरवा की आम्ही तुमच्या सोबत आहे की नाही आहोत। हे विषय हा गावाचा विषय आहे आणि म्हणून ह्या गावाच्या विषयाच्या संदर्भात सगळ्या सदस्यांचं मत आपण या ठिकाणी गृहीत धरायला पाहिजे, ऐकायला पाहिजे।
मला अपेक्षा होती मुस्तकीम भाई आपण बोलले, आपण सगळ्यात शेवट करणार होतं त्या विषयाचा, पण त्या अगोदर आमचं काय म्हणणं आहे ते आपण पहिले समजून घ्यायला पाहिजे. आपल्याला शासनाच्या विरोधात किंवा प्रशासनाच्या विरोधात जायचं नाही, पण तो न्यायालयाने जो निकाल राखून ठेवलेला आहे, न्यायालयीन ही जी प्रक्रिया आहे, यामध्ये जात असताना मालेगाव महापालिकेचं कुठेही त्याचं तोंड पडायला नको, महापालिकेची बेइज्जत व्हायला नको, याचं भान आपण हे पहिल्या दिवसापासून ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून याच्यावर सर्व चहूबाजूने आपल्याला त्या ठिकाणी विचार करायचा आहे आणि या लोकांना न्याय द्यायचं काम करायचं आहे. हा विषय आमचा आम्ही पहिल्या दिवसापासून शिवसेना ही सरकार सोबत आहे, सरकारने जे निर्णय घेतलेले आहेत त्या सोबत आहे, पण त्याचबरोबर गावाच्या हिताने काय होईल यासोबतही आम्ही या ठिकाणी आहोत. तर आमचा विषय फक्त एवढाच आहे की विषय क्रमांक 1 आणि 2च्या संदर्भात की महापालिकेकडे, मला जर मी चुकत असेल तर मला दुरुस्त करा, महापालिकेकडे वर्षाच्या विलंबाने जर जन्ममृत्यूची नोंद होत नसेल तर ते अधिकार कलेक्टरला शासनाने दिले होते. कलेक्टरने त्यांचे समकक्ष जे अधिकारी आहेत खालचे तहसीलदारापर्यंत ते अधिकार त्यांनी वितरित केले होते. मालेगाव महापालिकेच्या दृष्टिकोनातून, मालेगाव शहराच्या दृष्टिकोनातून गोष्ट अशी झाली की त्याच्या तहसीलदारने ते अधिकार त्याच्या अखेरीस नायब तहसीलदाराकडे वर्ग केले. बरोबर, आता नायब तहसीलदाराकडे ते अधिकार वर्ग झाल्यानंतर नायब तहसीलदाराने जे दाखले वितरित केलेले आहेत त्या दाखल्याच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 15 मार्च 2025च्या अगोदर अशी कुठलीही एसओपी, कुठलीही कार्यपद्धती निश्चित केली नव्हती की दाखले कशा पद्धतीने वितरित करावे. ते तहसीलदाराची सत्संग विवेकबुद्धी त्याने त्या ठिकाणी वापरावी आणि ते दाखले वितरित करावे असं त्या ठिकाणी अपेक्षित होतं. झालं असं की ते नायब तहसीलदाराकडे जे अर्ज गेल्यानंतर नायब तहसीलदाराने जे वितरित केले त्यामुळे ही सगळी दाखले संशयास्पद झाली आणि म्हणून 12 मार्च 2025ला शासनाने एक GR काढला आणि एक कार्यपद्धती निश्चित केली की कशा पद्धतीने ही दाखले परत वितरित करावी. मी परत एकदा याच्याने सांगतो जबाबदारीने की महाराष्ट्र शासनाने असं कुठेही सांगितलेले नाहीये की ही जी दाखले बंद झालेली आहेत, ती जी दाखले रद्द करण्यात आलेली आहेत ती परत नव्याने देऊ नये असं कुठेही सांगितलेलं नाही. त्या संदर्भात तुला पण शासन निर्णय 16 सप्टेंबर 2025ला मुस्तकीम भाई जर चुकत असेल तर दुरुस्त करा. 16 सप्टेंबर 2025 साली एक तो GR काढलेला आहे आणि ह्या GR मध्ये ही जी दाखले रद्द झालेली आहे ती परत नव्याने देण्याच्या संदर्भातली ती एक गोष्ट आहे. पण त्याच्यात समझ में आ जाएगा कि फायदे से है कि नहीं। संदर्भात सूचना प्राप्त झालेली आहे. मोहम्मद मुस्तकीम मुस्तफा अनुमोदक अधिकारी मोहम्मद अफजल खलील अहमद. मान्य तहसीलदार सहाय्यक तहसीलदार मालेगाव यांनी सन 2024-25 मध्ये मालेगाव महानगरपालिकेस प्राप्त 3407 आदेश रद्द करून त्यांच्यावर जिल्हा पोलीस ठाण्यात
गुन्हा क्रमांक 103/2025 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहे. या सर्व प्रकरणात सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याने बेळगावी माननीय महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्य समिती गठीत करण्यात यावी व समितीने 18 मार्चपर्यंत आपले अहवाल येणाऱ्या मार्चमध्ये सादर करावे. आपको मैडम ये सुनने में थोड़ी सी अमेंडमेंट ऐसी कि अगर समिति में कोई दोषी आप पूछ लो, ये एक राय से मंजूर है कि जिसको वोट चलाना है पूछ लो। एक राय चलो फिर मानो में चलो दूसरा विषय लो, चलो दूसरा विषय लो। अरे यार सीनियर हो गए ऐसे और चलाएंगे क्या? यही तो बोल रहा हूँ। अरे पहले सूचना ही नहीं है, सूचना के ऊपर बात होई नहीं. मैं सीनियर है तो मालिक भाई आप अरे मैं तुमसे सीनियर ही है. दूसरे ग्रुप का भी सेंस लो क्या है. अभी आपने ये सूचना दी है, ये सूचना तो हम मंजूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा भी सेंस लो. अरे ये जो डिपार्टमेंट है अपने जन्म मृत्यु दाखिले का, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट हो गया है. और इसके अंदर जो पूरे मामला हुए, ये कितना सेंसिटिव विषय है ये समझ में आ रहा है. इसके अंदर कितने मामला हुए, इसमें थोड़ी सी एक चौकसी ये करो कि ये डिपार्टमेंट के अंदर मानदंड में लोग कितने हैं, परमानेंट कितने हैं. अगर इसमें जब तक मानदंड के लोग रहेंगे तो यही काम होगा. इसके अंदर ये डिपार्टमेंट बहुत जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, इसमें तो परमानेंट अधिकारी ये हमारे उसमें ऐड करो. कर लो ये असलम में कर सकते हैं. आप कुछ बोलना चाहते हैं? सिर्फ 2 मिनट जल्दी बोलो। विषय नंबर 2, ये जो जन्म दाखिले का जो विषय आया है, मैं सम्माननीय महापौर साहिबा की इजाजत से सम्माननीय कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर इनका क्या निर्णय. वो कुछ नहीं बोलती. नहीं सही बात है. जो भी बोलेगा क्यों नहीं बोलेगी, ये विषय के ऊपर कमिश्नर साहब क्यों नहीं बोलेंगे. मानदंड में लोग है कि नहीं ये पूछना चाहिए आपको वहाँ पर. ये विषय कमेटी रहेगी तो पूछो यहाँ पर विषय क्रमांक 3 माननीय महापौर यांचे शिफारसी श्रीमती साहेबा शेखर सिंग यांचे यादी आहे. मालेगाव महानगरपालिका मालकीच्या